कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10 का ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम नर्वस कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है और उसके बाद फिर हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन, रिफ्लेक्स आर्क। बोर्ड में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। एक छोटा सा पार्ट होता है सिनेप्स करके, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा उसमें पूछता नहीं है, बट छोटा सा वीडियो हम उस पर बनाते हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों की वजह से 10,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं और सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। शुरू करते हैं। नर्वस ट्रांसमिशन क्लास 10 के लिए हम आज पढ़ेंगे नर्वस ट्रांसमिशन। नर्वस ट्रांसमिशन का सिंपल सा मतलब है कि न्यूरॉन्स के अंदर कैसे मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, कैसे जो सूचनाएं हैं, जो इंफॉर्मेशन है, वो एक पार्ट से दूसरी जगह पहुंचते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा पार्ट हम बनाते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं। अब ये क्या है? ये एक न्यूरॉन है और ये फिर बहुत सारे न्यूरॉन्स से आपस में जुड़े भी होते हैं। ये न्यूरॉन्स फिर आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं और ये आगे और भी जाके न्यूरॉन से जुड़े होते हैं। एक तरफ तो ये ब्रेन से जुड़े होते हैं, दूसरी तरफ ये मसल्स से भी जुड़े हो सकते हैं। भाई हमारे पास ऑर्गन्स हैं डिफरेंट, तो इस तरह से ये आगे की ओर बढ़ता ही रहता है और ये जुड़े होते हैं। इंफॉर्मेशन को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में ले आते हैं और ले जाते हैं। डिपेंड करता है कि वो डायरेक्शन, वो न्यूरॉन कैसा है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे कैरी करता है। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे जो रिसीवर है, यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन रिसीव होती है तो इसके बाद ये नीचे की ओर एक्सॉन के थ्रू मूव करती है और ये बटन लाइक स्ट्रक्चर सिनेप्टिक नॉब तक पहुँचती है। सिनेप्टिक नॉब तक पहुँचने के बाद फिर थोड़ा सा गैप होता है, उस गैप में ट्रांसफ़र होने के बाद फिर से ये दूसरे न्यूरॉन पे पहुँचती है। तो जब ये एक्सॉन और साइटॉन के बीच में जब इसमें ट्रांसफ़र होती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, फिर से समझिए। जब एक्सॉन और साइटॉन पे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जब ये मूवमेंट करते हैं, इंफॉर्मेशन मूव करता है, स्टिमुलस जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मूव करता है। लेकिन जब ये गैप पे आता है, जिसको आप सिनेप्स कहते हैं, तो यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे क्योंकि गैप है, कोई मेम्ब्रेन तो है नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, तो यहाँ पे केमिकल मूवमेंट होता है, यहाँ पे केमिकल ट्रांसमिशन होता है। तो न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और उसके बाहर जहाँ सिनेप्स है, जहाँ पे जुड़ते हैं, वहाँ पे केमिकल ट्रांसमिशन। बस इतना ही पढ़ना है। अब ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। इसके किसी एक एक्सॉन के पार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। तो जब ये बड़ा कर देते हैं तो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में, अंदर निगेटिव ऑर्गेनिक चार्जेस होते हैं। निगेटिव ऑर्गेनिक चार्जेस ऐसे बीच बीच में कुछ पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और ये नॉर्मली पोटेशियम होते हैं, पोटेशियम के आयंस होते हैं। और इनके बाहर पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो सोडियम के होते हैं, इनको बैलेंस करते हैं। इन सबको क्या करते हैं, जितने निगेटिव अंदर हैं उतने ही बाहर इनके सरफेस पे पॉजिटिव आयन इनको बैलेंस करते रहते हैं। इस कंडीशन में कोई भी इंफॉर्मेशन ना तो आ रही है ना इंफॉर्मेशन जा रही है। तो इस कंडीशन में इसको हम कहते हैं कि ये रेस्ट कर रही है। ये न्यूरॉन क्या कर रही है? रेस्ट कर रही है। तो दिस इज व्हाट रेस्टिंग न्यूरॉन। दिस इज व्हाट रेस्टिंग न्यूरॉन। ये न्यूरॉन क्या कर रही है? रेस्ट। अब इसमें कोई स्टिमुलस प्रोवाइड करिए, जैसे कहीं पे पिन चुभा दीजिए या कुछ भी, कोई भी स्टिमुलस प्रोवाइड करिए, तो क्या होता है कि यहाँ पे कुछ स्पेशल गेट बने होते हैं, चैनल, उसको हम कहते हैं चैनल्स, जिसके थ्रू सोडियम अंदर की ओर जाना, मतलब वो ओपन हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और जिसकी वजह से ये सोडियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में अंदर की ओर आता है। तो जब यहाँ पे स्टिमुलस हमने दिया, स्टिमुलस प्रोवाइड किया, तो इसके बाद क्या चेंज हो जाता है? इसके बाद होता ऐसा है
कि बाकी पोर्शन में तो वैसे ही रहता है प्लस 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 और ये माइनस 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 माइनस। लेकिन जहाँ पे स्टिमुलस दिया गया है यहाँ पे पोलैरिटी बदल के उल्टा हो जाएगा, अंदर प्लस हो जाएगा, यानी अंदर पॉजिटिव ज़्यादा हो गया। तो बाहर वाला सरफेस क्या होगा? बाहर वाला सरफेस नेगेटिव हो जाएगा। बाहर बहुत ज़्यादा अंदर प्लस हो गया क्योंकि सोडियम अंदर चले गए, तो बाहर क्या हो जाएगा? इसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव आयन आ जाएंगे। इस पोर्शन को कहेंगे डीपोलराइज्ड पार्ट। ठीक है, यानी जो पहले पोलर था अब डीपोलराइज हो गया, लेकिन अभी बाद वाला पोलर ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो पार्ट डीपोलराइज हो गया यानी वहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुँच गई। इसी तरह से ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं और जो पोलराइज्ड पार्ट है वो इनकी तरह चेंज होते चले जाएंगे, डीपोलराइज होंगे और इंफॉर्मेशन आगे की ओर बढ़ती रहेगी, है ना। और पीछे जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन आगे बढ़ेगी पीछे फिर से चेंज हो जाएगा और यहाँ पे ये फिर से क्या होंगे? बाहर प्लस हो जाएंगे, अंदर नेगेटिव हो जाएंगे। अंदर का पार्ट फिर से नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव। जबकि आगे वाले पार्ट्स में क्या होगा? आगे वाले पार्ट्स में कुछ चेंज हो जाएगा, बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव, अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन आगे की ओर बढ़ती चली जाती है, यानी ऊपर से नीचे की ओर इधर बढ़ती चली आ रही है। ये समझ में आ रहा है? ये है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब ये जो फिर से वापस अपनी पोजीशन पे आ गया यानी पुराने की तरह दिखने लगा, तो इसको कहेंगे रीपोलराइजेशन पार्ट, रीपोलराइज्ड पार्ट। और फिर फाइनली यहाँ पे एक पंप चलता है। उस पंप का मतलब कि सोडियम और पोटेशियम के आपस में चेंज होते हैं, जिसकी वजह से ये एग्जैक्टली फिर से रेस्टिंग की तरह बन जाता है, रेस्टिंग न्यूरॉन। जब तक ये रेस्टिंग न्यूरॉन की तरह नहीं बनेगा तब तक नई इंफॉर्मेशन को ये नहीं ले सकता है, इसलिए रेस्टिंग बनना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये समझ में आ गया? तो इंफॉर्मेशन मूव कर गई। अब यहाँ सिनेप्स पे इंफॉर्मेशन पहुँच गई, यहाँ कैसे ट्रांसफ़र होगा? तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सिनेप्स की बनावट होती कैसी है। ठीक है, तो सिनेप्स की बनावट में क्या होता है कि एक तो सिनेप्टिक नॉब हो गया और दूसरा डेंड्राइट का पार्ट हो गया। अब ये जो सिनेप्टिक नॉब होता है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाता है और जो डेंड्राइट वाला पार्ट है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में केमिकल्स का ट्रांसफ़र होता है। तो ये क्या हो गया? सिनेप्टिक नॉब हो गया। मैंने इस स्ट्रक्चर को बड़ा करके बना दिया है ना। ये सिनेप्टिक नॉब हो गया और ये नीचे का डेंड्राइट वाला पोर्शन हो गया। तो सिनेप्टिक नॉब का ये जो अंतिम वाला पोर्शन है जिसको आप क्या कहेंगे? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो रिसीवर है यानी डेंड्राइट का जो पार्ट है ये है हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री मतलब पहला, पोस्ट मतलब बाद में, यानी पहले। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से प्लस माइनस के फॉर्म में आ रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बटन वाले पार्ट पे पहुँचता है ये केमिकल के फॉर्म में ऐसे गोल गोल इकट्ठा हो जाता है। यही मैसेज अब केमिकल्स के फॉर्म में इकट्ठा हो गया। और ह्यूमन बॉडी में जो सबसे अच्छा केमिकल है जो कि हमारे बॉडी की इंफॉर्मेशन को एक पार्ट से दूसरी जगह दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाता है, इसका नाम है एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन। तो होता क्या है कि इनके बीच के गैप को सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। जैसे ही ये यहाँ पहुँचते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस निकलते हैं और ये कैल्शियम आयंस यहाँ पे मेम्ब्रेन पे टकराते हैं, जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाती है और आसानी से इसको बाहर की ओर निकलने देती है। तो जब ये यहाँ पहुँचते हैं तो इसमें से केमिकल्स निकलते हैं। केमिकल निकलते हैं एसिटिलकोलिन, जिसको केमिकल मैसेंजर कहा जाता है, और ये पहुँचते हैं कहाँ? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। जब इसके पास पहुँचते हैं तो इस मेम्ब्रेन की
इस परत की जो परमिएबिलिटी है, यानी जो अभी तक वो इम्परमिएबल था, किसी भी इंफॉर्मेशन को आने नहीं दे रहा था, तो इस केमिकल की वजह से ये इंफॉर्मेशन को अब आने देगा, यानी चेंज होने देगा। तो जैसे ही ये चेंज होने के लिए अलाउ करेगा, यानी परमिशन देगा, वैसे ही यहाँ पे अंदर खूब सारे सोडियम के आयंस घुस जाएंगे। अगर यहाँ पे सोडियम के आयन अंदर आ जाएंगे तो फिर से वही प्लस माइनस वाली कंडीशन में वही इंफॉर्मेशन आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, ऊपर से नीचे हर एक पार्ट में, और लगभग 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रेवल करता है। यानी ये सारी की सारी प्रोसेस 1 सेकंड के 1000वें पार्ट में ही कंप्लीट हो जाता है। इतनी फास्ट रिएक्शन होती है। मुझे समझाने में 10 मिनट लग गए, पर इसे होने में 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। ठीक है। सो